नमस्कार दोस्तों। आज साल के इस तीसरे दिन पर मैं आप सब लोगों से एक छोटे से गैप के बाद फिर से मुलाकात कर रहा हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे कि क्रिसमस चला गया, नया साल चला गया और नए साल को गए हुए भी आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन बेनाम भाई का कोई अता पता नहीं है। तो इस चीज को लेकर मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कभी कभार इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनकी वजह से वो चाहकर भी अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। और ऐसा ही कुछ पिछले 10 से 15 दिनों में मेरे साथ भी हो रहा था। हालांकि अब मेरे हिसाब से शायद वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। बस आप लोग ये प्रार्थना करना कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि जब कभी भी ऐसा कुछ होता है और मैं बाकी की चीजों में उलझने की वजह से आप लोगों के लिए कहानी नहीं ला पाता हूं, तो फिर जिस भी दिन मैं आप लोगों के लिए कहानी ना ला पाऊं, उस रात में बस करवटें ही बदलता रहता हूं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। और इस चीज के पीछे की वजह यह है कि जिस दिन भी मैं आप लोगों के लिए कहानी अपलोड करता हूं, उस रात को मैं बार बार अपने YouTube को खोलकर ये देखता रहता हूं कि कितने लोगों ने कहानी सुन ली है। और इसके साथ ही आप लोगों के जो कमेंट्स आते रहते हैं उनको भी मैं पढ़ता रहता हूं, जिसकी वजह से मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। पर जब कहानी नहीं ला पाता हूं और ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है। हालांकि अब मैं समझ रहा हूं कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि एक तो इतने दिनों बाद आया है और फिर से यही सब इधर उधर की बातें शुरू कर दी। इसीलिए आप लोगों से ज्यादा इधर उधर की बातचीत ना करते हुए मैं सीधा आपको आज की कहानी के ऊपर लेकर चलता हूं। आज की हमारी कहानी हिमाचल की रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम पायल है। तो चलिए अब ये कहानी पायल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले जो भी लोग आज हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन को दोगुना करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पायल है और मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। दोस्तों, कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स तो अनजाने में की हुई गलती की वजह से होती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको अपन जानबूझकर करते हैं और फिर आगे चलकर उस चीज की वजह से हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। या फिर मैं आप लोगों से यूं कहूं कि उस एक जानबूझकर की हुई गलती की वजह से हम ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जिसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और उसमें फंसने के बाद हमें यही लगने लगता है कि अब मौत हमारे बिल्कुल करीब है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसी ही एक गलती मेरे से भी हुई थी, जिसका मुझे आज तक भी पछतावा है, क्योंकि मेरे पास अब पछतावा करने के अलावा तो कोई दूसरी चीज बची नहीं है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 12 साल पहले से। उस वक्त मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। पर क्योंकि गांव का माहौल था, तो ऐसे में मेरे बाबा ने मेरी बहुत कम उम्र में ही शादी कर दी थी। जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 18 से 19 साल के आसपास में थी। इसी वजह से उस वक्त तक मुझे शादी के बाद होने वाली चीजों की इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, क्योंकि घर में भी मैं एक अकेली लड़की थी। वहां पर भी मेरी कोई भाभी या फिर अगल बगल में कोई ऐसी औरत नहीं थी जिससे मुझे शादी के बाद होने वाली चीजों के बारे में पता चल पाता। ऐसे में जब शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल गई थी तो मुझसे बहुत बार बहुत सी गलतियां हो जाया करती थी। लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे वो बहुत ज्यादा अच्छे और सपोर्टिव थे, जिनके सपोर्ट की वजह से मेरी हर गलती ससुराल वालों की नजर में अनजाने में की हुई भूल बन जाया करती थी। लेकिन उस वक्त ना ही तो मुझे इस बात का एहसास था और ना ही मेरे हस्बैंड को इस बात का पता था कि एक दिन मेरी ऐसी ही एक गलती की वजह से मुझे एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा जिस दौर से गुजरने से बेहतर तो मौत होती है। दरअसल यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भले ही मेरे बाबा ने मेरी बहुत कम उम्र में शादी कर दी थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए काफी अच्छा सोचकर उतनी कम उम्र में मेरी शादी की थी। और इस बात के पीछे की वजह यह है कि जिस शख्स से मेरी शादी हुई थी वो एक गवर्नमेंट जॉब में था, और वो भी एक अच्छी खासी पोस्ट पर। ऐसे में हर माँ बाप का सपना यही होता है कि उनकी बेटी जिस भी घर में जाए उस घर में कभी भी पैसों को लेकर कोई तंगी ना रहे। इसी वजह से जब मेरे बाबा को मेरे हस्बैंड यानी कि एक सरकारी नौकरी वाला लड़का मिला, तो उन्होंने मेरी शादी करने में जरा भी देर नहीं की। और शादी के कुछ ही दिनों बाद मैं भी मेरे हस्बैंड के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी थी।
पर लगभग 15 से 20 दिन बाद ही उनको अपनी ड्यूटी पर वापस जाना था। इसी वजह से वो मुझे छोड़कर हमारे उस गांव से, जिस गांव में मेरा ससुराल था, वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर जहां पर उनकी पोस्टिंग थी वहां चले गए थे। लेकिन अब उस अनजान घर में और उन नए लोगों के बीच उनके जाने के बाद मैं वहां बिल्कुल भी नहीं रह पा रही थी। हर वक्त मुझे अपने घर वालों की और अपने हस्बैंड की याद सताती रहती थी। इसी वजह से मैंने 4 से 5 दिन गुजर जाने के बाद अपने हस्बैंड को कॉल करके बोल दिया था कि मैं यहाँ पर इस तरीके से अकेली नहीं रहूंगी। अब भले ही मेरे मायके में बहुत कम लोग थे, लेकिन जो मेरा ससुराल था वो एक जॉइंट फैमिली थी। उसमें मेरी जेठानी, ननद और बाकी के सभी लोग मौजूद थे। इसी वजह से मेरे उस घर से अपने हस्बैंड के साथ चले जाने के बाद वहां मेरी वजह से कोई भी काम नहीं अटकने वाला था। इसी वजह से अगले संडे को ही मेरे हस्बैंड वापस घर पर आ जाते हैं और घर वालों से बात करके मुझे अपने साथ जहां पर उनकी पोस्टिंग थी वहां लेकर चले जाते हैं। और उस चीज की वजह से मैं भी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि जिस जगह पर हिमाचल में उनकी पोस्टिंग थी वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुआ करती थी। दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए सुंदर सुंदर पहाड़ दिखाई देते थे और उन पहाड़ों के बीच में एक जंगल नुमा पहाड़ी के ऊपर उनका जो सरकारी क्वार्टर बना हुआ था, उस क्वार्टर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नत के बीच एक बहुत ही सुंदर आशियाना बना हुआ हो। लेकिन कभी कभार हमारी आंखें भी धोखा खा सकती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हर खूबसूरत दिखने वाली चीज सही नहीं होती है। और ऐसा मैं इस वजह से कह रही हूं क्योंकि उस सरकारी क्वार्टर में जाने के बाद हमारी जिंदगी जिस तरीके से बदली थी, उस चीज को मैं कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भुला पाऊंगी। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि उस क्वार्टर में पहले कोई रहता नहीं था, बल्कि हमारे से पहले भी बहुत से लोग उसमें रह चुके थे। लेकिन पिछले काफी लंबे समय से वो खाली ही पड़ा हुआ था, क्योंकि वो जो क्वार्टर था वो एक जॉइंट फैमिली के लिए था। ऐसे में पिछले काफी लंबे टाइम से उनके डिपार्टमेंट में कोई जॉइंट फैमिली वाला अफसर आया नहीं था। ऐसे में जितने भी लोग क्वार्टर में रह रहे थे वो सिंगल क्वार्टर ही थे। पर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी तो उससे पहले ही जब वो मुझे लेने के लिए घर पर आए थे तो उसी दौरान उन्होंने एक जॉइंट फैमिली वाले क्वार्टर के लिए अप्लाई कर दिया था, जिसके चलते उन्हें वो वाला क्वार्टर अलॉट हुआ था। अब जब पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ उस क्वार्टर में गई थी तो उसको देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस क्वार्टर में एक ऐसी मनहूसियत छिपी हुई है जिसकी वजह से हमारी आगे की आने वाली जिंदगी नरक बन जाएगी। दरअसल हुआ ये था कि जिस दिन दोपहर के वक्त मैं अपने हस्बैंड के साथ उस क्वार्टर के पास पहुंची तो उसका दरवाजा देखकर हमें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उसके दरवाजे के बाहर की तरफ जो कुंडी थी, उस कुंडी के साथ साथ वहां पर एक लाल रंग का कपड़ा भी बंधा हुआ था। अब उस चीज को देखकर पहले तो हमें बहुत ज्यादा अजीब लगा, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे हंसते हुए कहा कि अरे शायद अगल बगल के किसी चरवाहे ने गलती से यहाँ पर ये लाल कपड़ा बांध दिया होगा। ये बात बोलकर वो खुद से ही उस लाल कपड़े को अपने हाथों से खोलकर बाहर साइड की तरफ फेंक देते हैं और उसके बाद हम उस क्वार्टर का वो जो मेन दरवाजा था उसको खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपने हस्बैंड के साथ उस क्वार्टर के लिविंग एरिया में पहुंची तो वहां पहुंचते ही हमें एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। पर वो बदबू किसी चीज के सड़ने की वजह से नहीं थी, बल्कि उस पूरे मकान में एक सीलन के जैसा कुछ आया हुआ था। यानी कि दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें पानी की जैसी कोई नमी है, और वो जो बदबू हमें महसूस हो रही थी वो उस नमी की वजह से ही थी। पर उस वक्त हम लोगों ने सोचा कि शायद काफी लंबे टाइम से इसके सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। इस वजह से हमें ऐसी घुटन वाली बदबू महसूस हो रही है। जब इसके सारे खिड़की दरवाजे खुलेंगे और बाहर की हवा अंदर आएगी तो कुछ ही देर में ये बदबू आना बंद हो जाएगी, और फिर ऊपर से उसकी साफ सफाई करना भी बाकी था। इसी वजह से मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि मैं आज शाम को ही डिपार्टमेंट में किसी चपरासी को बोलकर इसकी सफाई करवा देता हूँ और फिर हम लोग कल से यहाँ पर रहने लग जाएंगे। उनके ऐसा कहते ही मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिला देती हूँ और उसके बाद हम लोग वहाँ से ही वापस जाने लगते हैं। कहने का मतलब, हमने उस क्वार्टर के सभी रूम को खोलकर नहीं देखा था। मतलब उसमें सामने की तरफ 2 कमरे बने हुए थे, बगल में एक किचन था और फिर किचन के सामने की तरफ जो लिविंग एरिया था उसके टच में ही एक गेस्ट रूम भी था, ताकि आपका कभी कोई फैमिली मेंबर या बाहर का कोई भी इंसान वहां पर स्टे के लिए आए तो वहां पर वो गेस्ट रूम भी बना हुआ था। तो ऐसे में उस क्वार्टर को देखकर मुझे ये लगा था कि ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है,
लेकिन मेरी ये सोच आगे चलकर इतनी बुरी तरीके से गलत साबित होने वाली थी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। अब उस दिन तो हम लोग उस लिविंग एरिया से ही वापस लौट आए थे, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड के साथ वहां से वापस लौट रही थी तो लौटते वक्त उस लिविंग एरिया के कोने में जो एक डस्टबिन रखा हुआ था, उस डस्टबिन की तरफ कुछ सेकंड के लिए मेरी नजर पड़ी थी। और जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस डस्टबिन में एक फोटो पड़ी हुई है जिसकी ऊपर की फ्रेम और कांच टूटा हुआ है। जब मैंने वो फोटो देखी तो वहां से निकलते निकलते मेरे कदम रुक गए और मैं कुछ 4 से 5 सेकंड के लिए उस डस्टबिन के पास रुककर जब उस फोटो को देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस फोटो में कोई औरत अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई है, पर जिस तरीके से उसने अपने एक हाथ को आगे की तरफ अपने पेट पर रख रखा था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद जिस वक्त ये फोटो खींची गई थी उस वक्त वो औरत पेट से थी। पर जब मैं वहां रुककर उस फोटो को देख रही थी तभी मेरे हस्बैंड बाहर की तरफ से मुझे आवाज लगाते हैं, क्योंकि वो मेरे आगे चलते चलते बाहर पहुंच गए थे। पर जिस वक्त उन्होंने ये देखा कि मैं वही लिविंग एरिया में रुककर ही कुछ देख रही हूं तो वो मुझसे कहते हैं कि अरे अभी इन सब चीजों पर इतना ज्यादा ध्यान मत दो, शाम को मैं किसी को भेजकर यहाँ की साफ सफाई करवा देता हूँ, उसके बाद कल से अपने हिसाब से यहाँ सारी चीजों को सेट कर देंगे। अब उनके ऐसा कहते ही मैं उस फोटो को वहीं की वही डस्टबिन में पड़ा हुआ छोड़कर ही उनके साथ निकल जाती हूँ। अब उस पहली रात तो हम लोग उनके डिपार्टमेंट में ही उनका जो एक दोस्त था उनके क्वार्टर पर रुके थे, क्योंकि उनका वो जो दोस्त था वो भी अपनी वाइफ के साथ ही वहां पर रहता था। उस वक्त उनका एक छोटा सा 4 साल का बेटा भी था। तो ऐसे में मुझे भी इस बात की तसल्ली हुई कि चलो यहाँ पर कोई तो मेरे साथ बैठने वाली मिल गई, क्योंकि उनके दोस्त की जो वाइफ थी वो काफी ज्यादा मिलनसार थी और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग हमारी फैमिली की तरह ही हैं। पर एक बात थी जो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी थी, और वो बात ये थी कि मेरे हस्बैंड का जो दोस्त था जिनके क्वार्टर पर उस रात हम लोग रुके थे, उनकी वाइफ उनसे थोड़ी उम्र में ज्यादा ही बड़ी लग रही थी। कहने का मतलब उनके बीच में कोई 2 से 4 साल का डिस्टेंस नहीं था, बल्कि उनकी जो उम्र थी वो अपने हस्बैंड से मेरे हिसाब से लगभग 10 से 12 साल ज्यादा थी। हालांकि मैंने उस वक्त इस चीज के बारे में उनमें से किसी से भी बातचीत नहीं की थी, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इससे उम्र में ज्यादा बड़ी हैं। पर फिर मैंने सोचा कि अभी तो अपन नए नए ही तो यहाँ पर आए हैं, इन सब चीजों के बारे में तो बाद में भी चर्चा हो जाएगी। यही बात सोचकर जब हम सभी लोग उनके लिविंग एरिया में बैठकर चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे, उसी दौरान वहां गेट पर एक लड़का आता है और वो आकर बोलता है कि साहब, बड़े साहब ने आपके पास आने के लिए कहा था, बताइए मुझे क्या करना है। अब जैसे ही उस लड़के की आवाज सुनी तो मैं भी दरवाजे की तरफ मुंह करके देखती हूँ। जिस दौरान मैंने उस तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि एक हाफ पेंट पहना हुआ लड़का, जिसके बदन पर उतनी ठंड में भी एक बनियान के अलावा और कुछ नहीं था, वो अपने हाथ में एक झाड़ू और बाल्टी के साथ में पोछा लगाने का कुछ लेकर खड़ा खड़ा इन लोगों से बातचीत कर रहा था। पर तभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अरे घनश्याम, अच्छा हुआ तू आ गया, हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे, देख मैं घर से किसको लेकर आया हूं। ये बात मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली थी। अब जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ इशारा करके ये बात बोली तो वो लड़का भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर हल्की सी गर्दन झुकाकर अपने दोनों हाथों से मुझे नमस्कार करता है। तो मैं भी उसकी तरफ एक स्माइल दे देती हूँ। हालांकि उसके हुलिये को देखकर मुझे ये बात समझने में देर नहीं लगी थी कि वो कोई साफ सफाई करने वाला लड़का ही है, और फिर कुछ ही देर में वो बात कंफर्म भी हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और उनका दोस्त उस लड़के को अपने साथ लेकर हमें जो क्वार्टर अलॉट हुआ था उस तरफ चले गए थे। और जाते वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला था कि जब तक हम लोग आते हैं तब तक तुम दोनों आपस में बातें करो। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके दोस्त की वाइफ से थोड़ी बहुत घुल मिल पाती, वो दोनों वापस लौट आए थे। यानी कि मेरे हस्बैंड और उनका दोस्त लगभग 10 से 15 मिनट में ही वापस आ गए थे। तो उनको इतना जल्दी वापस आते हुए देखकर उनकी जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि अरे आप इतना जल्दी वापस आ गए। तो वो कहते हैं कि हाँ, हम लोगों ने घनश्याम को काम पर लगा दिया है और वो 3-4 घंटे में अच्छी तरीके से साफ सफाई कर देगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस वक्त ये सब चीजें हो रही थी उस वक्त शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा था, और जिस वक्त की ये बात है वो वक्त सर्दियों का मौसम था। तो सर्दियों के मौसम में शाम के 6 बजे के आसपास हिमाचल जैसी जगह पर किस तरह का सीन होता है
ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि शायद हिमाचल से भी बहुत से लोग ये कहानी सुन रहे होंगे। तो 6 बजे के आसपास वहां पर बिल्कुल रात वाला माहौल हो जाता है। पर वहां से आने के बाद हमारे हस्बैंड लोग एक एक बोतल उठाकर छत के ऊपर चले गए थे और हम दोनों उनके लिए खाने की तैयारी में लग गई थी। पर जिस वक्त मैं उनके साथ खाना बना रही थी, कहने का मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ के साथ, जिनका नाम कलावती था। अब मैं जानती हूं कि आपको भी ये नाम बहुत अजीब सा लग रहा होगा, पर ये जो नाम था ये उनके ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा था, क्योंकि एक अधेड़ उम्र की औरत और ऊपर से इस तरह का नाम, ये सब चीजें एक दूसरे से मेल खा रही थी। इसीलिए उनके नाम को जानने के बाद मैं जरूरत से ज्यादा चौंकती नहीं हूं। पर जिस टाइम मैं किचन में उनका खाना बनाने में मदद कर रही थी, उस दौरान मैंने देखा कि उनके किचन में नॉनवेज बनाने का काफी सारा सामान रखा हुआ है। तो ये चीज देखकर मैं हंसते हंसते उनसे पूछ लेती हूँ कि भाभी जी, लगता है आप लोग नॉनवेज ज्यादा ही खाते हो। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो मुझे कुछ कहती नहीं है, बल्कि एक हल्की सी हामी भर देती हैं। पर तभी वो मुझसे कहती हैं कि तुम आज पहली बार यहाँ पर आई हो और घर से आते वक्त भी इतना लंबा सफर तय करते हुए तुम थक गई होगी, तो तुम ऐसा करो कि जाकर सोफे पर आराम करो, तब तक मैं फटाफट खाना बना दूंगी। हालांकि मैंने उनकी मदद करने के लिए उनसे काफी बार कहा, पर उन्होंने कहा कि जब मुझे जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगी, और अब तो तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम आज रेस्ट करो, बाकी कभी मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बोल दिया करूंगी। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर मैं भी उस बात को ठीक समझती हूँ, क्योंकि तब तक मुझे भी शरीर में एक अजीब सी थकान होने लगी थी। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो वहां पर एक टिफिन का डब्बा लेकर आती है और वो डब्बा मुझे देते हुए मुझसे कहती हैं कि इसमें मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड्डू बनाए हैं। जब तुम उस क्वार्टर में रहने लग जाओ तो मन करे उस वक्त इनको खा लेना। अब एक अनजान औरत से इस तरीके से लड्डू लेकर खाना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। हालांकि मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। अभी तो मैं बोल रही थी कि वो मेरे हस्बैंड के दोस्त की बीवी हैं और उनके घर पर मैं उनका खाना बनाने में मदद कर रही थी और मैं उनको अनजान बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यूं अचानक से कुछ ही घंटे पहले जिस औरत से मैं मिली थी, उससे मैं भला कैसे कोई चीज खाने के लिए ले सकती थी, क्योंकि उस वक्त भले ही मेरी उम्र कम थी, लेकिन मायके में मेरी माँ ने मुझे बहुत सी ऐसी चीजें सिखाई थी जो लाइफ में इंसान के बहुत काम आ सकती हैं। पर कभी कभार जब हमारे साथ कुछ गलत होना होता है तो हमारी सारी की सारी समझ और बाकी की चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। और ऐसा मैं किस वजह से कह रही हूं, ये आप लोगों को थोड़ी ही देर में इस कहानी में आकर चलकर पता चल जाएगा। तब तक आप लोगों ने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बेनाम भाई आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके कहानियां लेकर आते हैं। अब हुआ यह था कि जब मैंने उन भाभी जी को उनसे वो लड्डू लेने के लिए मना किया तो वो मुझसे कहती हैं कि अरे ये लड्डू स्पेशल मेरी माँ ने मेरे मायके से मेरे लिए बनाकर भेजे थे, और अब तो तुम मेरी बहन जैसी हो, तो मेरी माँ तुम्हारी माँ हुई, तो क्या एक माँ के हाथ से बने हुए लड्डू तुम नहीं खाओगी। अब जब उन्होंने ये बात बोली तो फिर मैं बिना मन से भी उनसे वो लड्डू का टिफिन ले लेती हूँ। अभी लिविंग एरिया में ये सीन चल ही रहा था कि अचानक से ही कोई बाहर की तरफ से बहुत ही तेजी से और हड़बड़ाया हुआ भागता हुआ आता है और वहां आकर वो जोर जोर से साहब साहब चिल्लाने लगता है। पर जैसे ही उसकी वो घबराई हुई आवाज मेरे कानों में पड़ती है तो मैं झट से पलटकर पीछे की तरफ देखती हूँ, और जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो हमारे उस क्वार्टर की सफाई करने के लिए गया था, जिसका नाम घनश्याम था। अब घनश्याम को वहां पर उस तरीके से हांफता हुआ और पसीने में भीगा हुआ देखकर, इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, कलावती भाभी उससे काफी तेज आवाज में बोलती हैं कि क्या हुआ घनश्याम, तू इस तरीके से पसीने में क्यों भीगा हुआ है। अब जैसे ही उन्होंने ये बात पूछी तो उस वक्त घनश्याम इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो अपने मुंह से ठीक तरीके से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पर शायद तब तक उसकी ये आवाज ऊपर हमारे जो हस्बैंड लोग बैठे हुए थे उनको भी सुनाई दे गई थी। इसी वजह से वो लोग भी नीचे की तरफ आ जाते हैं, और नीचे आते ही जब उन्होंने घनश्याम को उस हालत में देखा तो उसको देखकर मेरे हस्बैंड उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम लोग तो तुम्हें उस क्वार्टर में साफ सफाई में लगा कर आए थे। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली तो घनश्याम हकलाती हुई आवाज में मेरे हस्बैंड से कहता है कि साहब मुझसे उस क्वार्टर की सफाई नहीं हो पाएगी। अब जैसे ही उसने ये बात बोली तो मेरे हस्बैंड उससे कहते हैं कि क्यों भाई,
नौकरी करने की इच्छा नहीं है, या फिर आजकल तुम भी बाकी के लोगों की तरह कामचोर हो गए हो? तो उनके द्वारा ये बात बोलते ही घनश्याम उनसे हाथ जोड़कर कहता है कि साहब, आपको अगर कुछ और काम करवाना है तो आप मुझे बोल दो, मैं वो काम पूरी अच्छी तरीके से कर दूंगा, पर उस क्वार्टर में तो मैं सफाई करने के लिए दोबारा नहीं जाऊंगा। अब जब घनश्याम ने ये बात बोली तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सीरियस होकर उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तो घनश्याम कहता है कि बस मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे से उस क्वार्टर की सफाई नहीं हो पाएगी। इतना बोलकर वो वहां से भागता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है। अब घनश्याम के द्वारा अचानक से आकर ये बात बोलने के बाद हम चारों लोग एक दूसरे की तरफ बड़े ही अचंभे वाली नजरों से देख रहे थे। पर तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कल सुबह अपन खुद ही वहां की साफ सफाई कर लेंगे। अभी मेरे हस्बैंड ने यह बात बोली ही थी कि तभी कलावती भाभी कहती हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आज रात आप लोग हमारे साथ यहीं पर रुक जाओ, और अगर कल भी अगर वहां की साफ सफाई ना हो पाए और आपका सामान सेट ना हो पाए तो आप कल रात को भी यहीं पर रुक जाना। जब तक आपके वहां पर आपका सारा सामान सेट नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही बात है मेरे हस्बैंड के दोस्त यानी कि कलावती भाभी के हस्बैंड भी बोलते हैं। तो उनके ऐसा कहने पर फिर हम लोग थोड़ा फ्री माइंड से वहां पर रुक जाते हैं। पर एक बात थी जो बार बार मेरे मन में खटक रही थी, और वो ये थी कि आखिर घनश्याम वहां से इस तरीके से डरते हुए क्यों भाग कर आया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कम उम्र का लड़का है, इस वजह से किसी चीज को देखकर डर गया होगा। यही बात सोचते हुए मैं उसकी उस बात को दिमाग से निकाल देती हूँ और फिर हम खाना खाने के बाद सो जाते हैं। पर यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो मेरे हस्बैंड के दोस्त का क्वार्टर था उसमें कोई रूम नहीं बना हुआ था, बल्कि उसमें लिविंग एरिया और किचन के साथ में एक छोटा सा गेस्ट रूम के जैसा एक होल अटैच में था, जिसमें काफी सारा सामान भरा हुआ था। तो ऐसे में हम दोनों को भी उनके साथ हैं उस लिविंग एरिया में ही सोना पड़ा था। अब रात को हम लोग नीचे फर्श के ऊपर ही बिस्तर लगाकर लाइन से सोए हुए थे। पर लगभग रात के 2 से ढाई बजे के आसपास मुझे किसी की गुसुर फुसर करने की आवाज सुनाई देती है। यानी कि मुझे मेरे कानों में ऐसी आवाज पड़ती है जैसे कि कोई काफी दबी दबी आवाज में किसी से कुछ बात कर रहा है। अब जैसे ही मुझे आवाज ये सुनाई दी तो एक तो पहले से ही मुझे बहुत कम नींद आ रही थी, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि जब आप किसी नई जगह पर जाते हो तो आपको ठीक तरीके से नींद नहीं आ पाती। इसी वजह से उस एक छोटी सी फुसफुसाहट की वजह से ही मेरी नींद खुल गई थी। और जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैं अपनी गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ करके देखती हूँ, और जब मैं अपने अगल बगल में देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त मेरे पास सिर्फ मेरे हस्बैंड ही सोए हुए हैं। यानी कि हमारे बगल में दूसरे बिस्तर के ऊपर जो कलावती भाभी और उनके हस्बैंड थे वो उस वक्त वहां पर नहीं थे। अब पहले तो मुझे लगा कि शायद वो लोग टॉयलेट वगैरह करने के लिए गए हुए होंगे, पर जब लगभग 10 से 15 मिनट तक वो वहां से वापस नहीं लौटे तो फिर मुझे कुछ अजीब लगने लगा। और इसके साथ ही वो जो किसी की काफी दबी दबी आवाज में बातें करने की आवाज थी वो लगातार मेरे कानों में पड़ रही थी। इसी वजह से मैं वहां से उठकर जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी उस तरफ जाने लगती हूँ। पर जैसे जैसे मैं उस आवाज का पीछा करते हुए उस लिविंग एरिया से बाहर की तरफ निकली तो मैंने देखा कि कलावती भाभी और उनके हस्बैंड बाहर की तरफ ठंड में खड़े खड़े ही एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। और बातें करने के दौरान वो बार बार उस दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे जिसके पीछे से छुपकर मैं उनको वहां देख रही थी। पर उस वक्त मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसको वो लोग हमारे सामने नहीं कर सकते, या फिर वो बात करने के दौरान भी वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कहीं उनको कोई देख ना ले या फिर उनकी बातों को कोई सुन ना ले। हालांकि मैं उनको देख तो पा रही थी, लेकिन वो क्या बात कर रहे थे ये मैं नहीं सुन पा रही थी। पर तभी कुछ ही देर बाद जब वो दोनों वापस अंदर की तरफ आने लगे तो मैं भी फटाफट अपने बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करने लगती हूँ, और फिर कुछ ही सेकंड में वो दोनों भी अंदर जाकर सो गए थे। लेकिन उस पूरी रात मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि कहीं हमारे साथ यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। पर फिर मैं इन सब बातों को इतना ज्यादा दिमाग में नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक तो नई नई शादी हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद मैं हस्बैंड के साथ पहली बार कहीं बाहर आई थी। तो ऐसे में मैं अपनी शादीशुदा लाइफ को उनके साथ एंजॉय करना चाहती थी। इसी वजह से मैं इन सब बातों को दिमाग से निकाल कर अगले ही दिन
अपने हस्बैंड के साथ उस क्वार्टर की साफ सफाई करने के लिए पहुंच जाती हूँ। पर जैसे ही हम लोग उस क्वार्टर के अंदर पहुंचते हैं तो साफ सफाई करने के दौरान मेरी नजर एक बार फिर से उस डस्टबिन के अंदर पड़ी हुई फोटो के ऊपर पड़ती है। और इस बार जब मैं उस औरत को गौर से देखती हूँ तो उस औरत के चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसको मैंने पहले भी कहीं पर देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसके साथ ही हमारे उस क्वार्टर में जो सामने की तरफ 2 कमरे बने हुए थे, उन दोनों कमरों में ही सामान रखने के लिए अलमारियां बनी हुई थी। तो जिस वक्त मैंने एक कमरे की अलमारी को खोला तो उस अलमारी को खोलते ही मुझे उसमें एक औरत के काफी सारे कपड़े रखे हुए दिखाई देते हैं। अब किसी दूसरी औरत के कपड़ों को तो मैं घर में कैसे रख सकती थी। इसी वजह से मैंने उन सारे के सारे कपड़ों को एक बड़े कपड़े में पोटली के रूप में बांधकर अपने हस्बैंड को दे दिया और फिर उनसे कहा कि आप इसे अगल बगल में कहीं पर फेंक आओ। तो मेरे से वो कपड़े ले जाकर मेरे हस्बैंड उन्हें बगल में ही किसी खाई में फेंक आए थे। और उसके बाद उस दिन हम लोग अपना पूरा सामान सेट करके बड़े ही आराम से वहां पर रहने लगे थे। पर घर से आने के बाद अकेले में मेरी और मेरे हस्बैंड की उस क्वार्टर में वो पहली रात थी। इसी वजह से जैसे ही रात को खाना खाने के बाद मैं अपने बेडरूम में, यानी कि उस क्वार्टर में जिस कमरे को हमने अपना बेडरूम बनाया था, उस कमरे में जब मैं कुछ छोटे मोटे बचे हुए सामान को सेट करने में ही लगी हुई थी तो तभी अचानक से मेरे हस्बैंड आकर मुझे पीछे से पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो मुझे और मेरे शरीर के कुछ उत्तेजक अंगों को इस तरीके से दबाने लगे थे कि मैं वो सारा का सारा काम करना छोड़कर उनके साथ एक अजीब सी मदहोशी में खो जाती हूँ। हालांकि मैंने बीच में उन्हें बोला भी कि मैं थोड़ा सा सामान सेट कर लूं, उसके बाद आपके पास आती हूं। पर उस टाइम पर मेरे हस्बैंड में थोड़ा बहुत भी सब्र नहीं था। इसी वजह से फिर मैं सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ बिस्तर के ऊपर चली जाती हूं। लेकिन ये चीज होने के लगभग 10 से 15 मिनट के बाद जब हम लोग हमारी उस क्रिया में बिल्कुल तल्लीनता के ऊपर थे और जब मेरे हस्बैंड बिस्तर के ऊपर पड़े हुए थे और मैं उनके ऊपर बैठकर बिल्कुल बिना कपड़ों के उस चीज का आनंद ले रही थी, तो उसी दौरान अचानक से ही उस कमरे की जो खिड़की थी, उस खिड़की की तरफ एक पल के लिए मेरी नजर चली जाती है। और जैसे ही मेरी नजर उस खिड़की के ऊपर पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाहर की तरफ से कोई हम दोनों को उस हालत में वो सब कुछ करते हुए देख रहा है। पर जैसे ही मेरी नजर उस तरफ पड़ी तो वो जो कोई भी था वो झट से पीछे की तरफ हट गया था, क्योंकि शायद उसको ये दिखाई दे गया था कि मैंने उसको वहां पर देख लिया है। पर यह चीज होते ही मैं वहां से उठकर बिल्कुल उसी हालत में ही खिड़की के पास जाती हूँ और जब बाहर की तरफ जाकर देखती हूँ तो सर्दियों के टाइम में बाहर की तरफ कोहरा इतना ज्यादा था कि वो जो कोई भी था वो मुझे ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है। लेकिन मुझे इतना तो दिखाई दे गया था कि वहां पर वास्तव में कोई तो था, क्योंकि जैसे ही मैंने खिड़की के पास आकर देखा तो मुझे एक शख्स बिल्कुल काली कंबल लपेटे हुए वहां से काफी दूर जाता हुआ दिखाई देता है। पर इससे पहले कि मैं कुछ सोच या समझ पाती, मेरे हस्बैंड पीछे से आकर मुझे फिर से पकड़कर किसी मछली की तरह उठाते हैं और वापस बेड पर ले जाकर पटक देते हैं और फिर हमारी वो रात उसी तरीके से निकल जाती है। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं बिल्कुल बिना कपड़ों वाली उसी हालत में बिस्तर में पड़ी हुई थी। पर उस टाइम पर मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं थे, बस मेरे ऊपर एक कंबल ढली हुई थी। इसी वजह से फिर मैं जैसे तैसे बिस्तर से उठी और जब मैं नहा धोकर बाहर की तरफ गई तो मैंने देखा कि तब तक मेरे हस्बैंड रनिंग करके वापस आ चुके थे, क्योंकि उनको सुबह सुबह रनिंग करने का शौक था। इसी वजह से फिर मैं उनके लिए नाश्ता बनाने लगती हूँ और नाश्ता करने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे। पर जैसे ही वो अपने ऑफिस के लिए निकले और उस क्वार्टर में मैं अकेली हुई तो फिर मेरा ध्यान उस डस्टबिन के अंदर पड़ी हुई उस फोटो के ऊपर जाता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि उस चीज का संयोग ऐसा हुआ था कि उस घर के अंदर जितना भी पहले का कचरा और बाकी के कपड़े या फिर कोई भी पुरानी चीज थी, हम लोगों ने हर चीज को बाहर साइड में फेंक दिया था। लेकिन उस डस्टबिन के अंदर वो जो एक फोटो पड़ी हुई थी, उस फोटो को फेंकना हम लोग भूल गए थे। इसी वजह से जैसे ही मेरी नजर उस फोटो की तरफ गई तो मैं उस डस्टबिन के पास जाकर उसमें वो जो कांच टूटी हुई फोटो पड़ी थी, उस फोटो को उस डस्टबिन से बाहर निकालती हूँ। और उसके बाद जब मैंने उस फोटो को गौर से देखना चाहा तो उस दौरान मेरी एक उंगली उस फोटो फ्रेम का जो टूटा हुआ कांच था उसके ऊपर लग जाती है।
जिसकी वजह से मेरा खून उस फ्रेम के ऊपर लग चुका था। पर जैसे ही मेरे खून की बूंद उस फोटो के ऊपर लगी तो मुझे अचानक से ही मेरा जो बेडरूम था उसके अंदर से किसी औरत की हंसने की आवाज सुनाई देती है। अब एक बार तो जैसे ही मुझे वो हंसने की आवाज सुनाई दी तो मैं झट से पीछे की तरफ पलट कर देखती हूँ। पर उस दौरान मेरा जो बेडरूम था उसका दरवाजा पूरा खुला हुआ था, जिससे मुझे वो पूरा का पूरा कमरा वहां से साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसी वजह से जैसे ही मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उस वक्त कमरे में मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता है। हालांकि दरवाजे के बगल में जो दीवार थी उस दीवार की वजह से उस कमरे का एक तरफ के कोने का थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस तरफ देखने के बाद जब मैं दोबारा से उस फोटो की तरफ देखने लगी तो उस दौरान मुझे फिर से ठीक वैसी ही औरत की हंसने की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही इस बार मुझे वो बिल्कुल साफ साफ हंसने वाली आवाज सुनाई देती है तो मैं डर जाती हूँ। और डरते हुए जैसे ही मैंने अपने कमरे की तरफ फिर से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि दरवाजे की तरफ अंदर से एक ऐसी परछाई पड़ रही है, जिस परछाई को देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि वो परछाई किसी औरत की ही है, क्योंकि उस परछाई में उस औरत के सिर के खुले हुए बाल हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब उतनी कम उम्र में जब मेरे साथ वो चीज हो रही थी तो मैं किसी बच्चे की तरह बुरी तरीके से डर गई थी। इसी वजह से मैं डर के मारे हकलाती हुई आवाज में कहती हूँ कि कौन है वहां, सामने आओ। पर जैसे ही मैंने ये बात बोली तो अभी तक मुझे जिस औरत की हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी उसी की अजीब तरीके से गुर्राने की भी आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही मैं उस आवाज को सुनती हूँ तो मेरा वहां पर एक पल के लिए भी रुकने का मन नहीं करता है। पर तभी मैं सोचती हूँ कि एक बार अंदर चलकर तो देखना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। इसी वजह से मैं उस फोटो को हाथ में लिए हुए ही धीरे धीरे अपने उस बेडरूम की तरफ जाने लगती हूँ। पर जैसे ही मैं अपने बेडरूम के अंदर गई तो मुझे अपने उस पूरे बेडरूम में कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, यानी कि वहां पर किसी भी औरत का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही बेड के बगल में जो मेरी ड्रेसिंग थी, अब यहां पर अगर आप लोग ड्रेसिंग का मतलब ना समझो तो मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा सा मिरर लगा हुआ होता है जिसमें अपन कपड़े पहनते वक्त और तैयार होते वक्त खुद को देखते हैं, तो जब मेरी नजर उस शीशे के ऊपर पड़ी तो उस शीशे के अंदर मुझे एक औरत दिखाई देती है जो कि खड़ी खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और उस शीशे में से ही उस औरत की परछाई उस कमरे के दरवाजे तक पड़ रही थी, जिसके उड़ते हुए बाल मुझे उस शीशे में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उस शीशे में मुझे उस औरत का चेहरा दिखाई दिया तो उस चेहरे को देखते ही मैं इतनी बुरी तरीके से कांप जाती हूँ कि मेरे मुंह से बस एक बहुत भयंकर चीख निकलती है। और जैसे ही मैं चीखती हूँ तो अचानक से ही उस शीशे में मुझे वो औरत दिखना बंद हो जाती है। पर जैसे ही मैंने देखा कि वो औरत उस शीशे में दिखना बंद हो गई है तो फिर मैं काफी तेजी से भागते हुए कलावती भाभी के क्वार्टर की तरफ जाने लगती हूँ। पर उस दौरान मैं ये बात भूल गई थी कि जो फोटो फ्रेम मैंने अपने हाथ में ले रखी है उसको तो मैं घर पर छोड़ दूं, बल्कि मैं तो उस वक्त उसको अपने हाथ में लेकर ही वहां से भागकर बाहर आ गई थी। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि उस वक्त उस औरत को शीशे में देखते ही मेरी इतनी बुरी तरीके से चीखने के पीछे की वजह ये थी कि उस औरत का जो चेहरा था वो पूरी तरीके से खून में सना हुआ था। उस वक्त उसके चेहरे पर इतने ज्यादा कट यानी कि घाव लगे हुए थे कि जैसे किसी ने उसके चेहरे को बुरी तरीके से किसी पत्थर या फिर नुकीले नाखूनों से नोच डाला हो। इसके साथ ही उसके शरीर का जो हुलिया था वो भी किसी चुड़ैल के जैसा बहुत ही डरावना था। और जो हवा में उड़ते हुए उसके बाल दिखाई दे रहे थे वो बाल इतने ज्यादा गंदे और एक दूसरे से उलझे हुए थे कि उन बालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत कई सालों से नहाई ही ना हो। अब दिन के वक्त ही मेरे साथ वो चीज होने की वजह से मैं पूरी तरीके से पसीने में भीग चुकी थी, क्योंकि एक तो उस वक्त उम्र भी बिल्कुल बच्चों वाली थी और ऊपर से वो सब देखने की वजह से मेरा दिल पूरी तरीके से कांप रहा था। उस वक्त मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं कहाँ जाऊं। पर तभी मुझे कलावती भाभी याद आती है, क्योंकि उनके अलावा उस वक्त वहां पर मेरा कोई भी जान पहचान वाला नहीं था। इसी वजह से मैं काफी तेज कदमों के साथ उनके क्वार्टर की तरफ जाने लगती हूँ, क्योंकि उनके क्वार्टर के बीच और हमारे क्वार्टर के बीच पैदल चलने पर मुश्किल से कोई 3 से 4 मिनट का ही रास्ता था। इसी वजह से जब मैं उनके घर पर पहुंची तो मेरे को उतना बुरी तरीके से
पसीने में भीगा हुआ और घबराया हुआ देखकर वो मुझसे पूछती हैं कि अरे पायल, तुम इतना ज्यादा पसीने में कैसे भीगी हुई हो? कहीं से भागकर आ रही हो ऐसा लग रहा है। तो उनके ऐसा कहते ही मैं उन्हें मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात बताती हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक कुएं से निकलकर मैं खाई में गिर रही हूँ। अब मेरी इस बात को यहाँ पर जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उनको थोड़ी ही देर में कहानी में आगे चलकर समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर यह बात क्यों बोली थी। दरअसल कलावती के पास जाने के बाद जब तक मेरे हस्बैंड ड्यूटी से वापस नहीं लौटे तब तक मैं उसके पास ही रुकती हूँ। लेकिन उस दौरान बातों ही बातों में वो मुझसे पूछती हैं कि अच्छा, मैंने तुम्हें वो जो लड्डू दिए थे वो तुमने खाए या नहीं? तो उनके ऐसा पूछने पर मैं उनसे कहती हूँ कि भाभी, ठीक तरीके से कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला। कल तो पूरे दिन साफ सफाई में लगे हुए थे और फिर पूरे दिन काम करने की वजह से मैं थक गई थी। इसी वजह से मैं रात को जल्दी ही सो गई थी और फिर सुबह होने के बाद उनका नाश्ता तैयार करने लग गई, जिसकी वजह से आपके दिए हुए उन लड्डुओं के ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब जैसे ही मैंने उन्हें ये बात बोली तो वो मुझसे कहती हैं कि ठीक है, तुम जरा बैठो। मुझसे ये कहकर वो कुछ ही देर में किचन में से वापस आती हैं और मेरे लिए एक कटोरी में कुछ लड्डू लेकर आती हैं और उन लड्डुओं को देते हुए मुझसे कहती हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास और काफी सारे रखे हुए थे, तुम इनमें से थोड़े बहुत खा लो। अब पहले तो मैंने उन्हें इस चीज के लिए मना किया, लेकिन जब वो काफी दबाव देकर मुझसे कहने लगी तो फिर उनका मन रखने के लिए मैंने उनमें से 2 लड्डू उठा लिए थे। लेकिन जैसे ही मैंने वो लड्डू खाए तो उन लड्डू को खाने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद मुझे अपने चारों तरफ की चीजें गोल गोल घूमती हुई दिखाई देने लगी थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस सोफे के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ उस सोफे के अलावा जमीन सहित बाकी की सारी चीजें काफी तेज गति से घूम रही हैं। और फिर देखते ही देखते उस तरीके से चक्कर आने के बाद मैं कब बेहोश हो गई मुझे इसके बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन जब मुझे होश आया तो उस वक्त भी मैं उसी सोफे के ऊपर लेटी हुई थी और तब तक शाम भी हो चुकी थी। ऐसे में जैसे ही मेरी आंख खुली तो कलावती के उस क्वार्टर के लिविंग एरिया में दीवार पर जो घड़ी लगी हुई थी उस पर जब मैंने टाइम देखा तो उस वक्त मेरे हस्बैंड के ड्यूटी से वापस लौटने का टाइम हो चुका था। इसी वजह से मैं वहां से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ चली जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे कलावती कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसी वजह से मैंने चुपचाप उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाना ही ठीक समझा। लेकिन सुबह के वक्त मेरे साथ उस कमरे में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से मेरी अकेले तो उस क्वार्टर में जाने की हिम्मत नहीं थी। इसी वजह से मैं बाहर की तरफ जो मेन गेट था वही बैठ गई थी और फिर कुछ ही देर बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे वहां पर उस तरीके से बैठा हुआ देखा तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या बात है, आज तुम यहाँ इस तरीके से अकेली कैसी बैठी हुई हो? तो उनकी इस बात पर मैं उनका मन रखने के लिए उनसे कह देती हूँ कि कुछ नहीं, बस अपने साजन के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरा अकेली का मन नहीं लग रहा था। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो भी थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर मेरे एक कंधे पर हाथ डालकर मेरे साथ उस क्वार्टर के अंदर चले जाते हैं। अब उनके लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था उसके होने के बाद उस क्वार्टर में घुसते ही मेरा ध्यान उसी कमरे की तरफ जाता है जिस कमरे के अंदर लगे हुए शीशे में मुझे वो औरत दिखाई दी थी। पर तभी मैं किसी तरीके से बहाना बनाते हुए उनसे कहती हूँ कि आप अंदर चलकर कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं किचन में आपके लिए चाय बना लेती हूँ। उनसे ऐसा कहकर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन गैस के ऊपर चाय चढ़ा देने के बाद जब मैंने फ्रीजर को खोला और उसमें से जो चाय का पतीला था उस पतीले को बाहर निकाला, तो पतीले को बाहर निकालने के बाद जैसे ही मैंने उसके ऊपर रखी हुई प्लेट को उठाया तो प्लेट को उठाने के दौरान मेरी नजर उस पतीले की तरफ नहीं थी, बल्कि जिस दूसरे पतीले में मैंने गैस के ऊपर चाय चढ़ा रखी थी मेरा ध्यान उसकी तरफ था। और जैसे ही मैं उस दूध वाले पतीले को उठाकर चाय वाले पतीले में ढालने के लिए हुई तो इससे पहले कि मैं उसमें जो दूध था उसको चाय में ढाल पाती, अचानक से उसके ऊपर मेरी नजर चली जाती है और जैसे ही मैं उस पतीले के अंदर देखती हूँ तो एक जोरदार चीख के साथ वो पतीला वहीं की वहीं मेरे हाथों से छूट जाता है, क्योंकि उस वक्त उस पतीले के अंदर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया था जिसको देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। दरअसल उस दूध के पतीले के अंदर उस वक्त दूध नहीं बल्कि एक गाढ़ा लाल और काले रंग का मिला हुआ खून के जैसा कुछ था। उसको एक पल के लिए देखते ही मुझे यही लगा था कि यह खून है।
पर जैसे ही मेरे हाथ से वो पतीला नीचे गिरा और पतीले के गिरने की आवाज आई तो मेरे हस्बैंड उस बेडरूम में से भागते हुए मेरे पास किचन में आते हैं। जब तक वो वहां पर आए थे तब तक मैं जोर जोर से रोने लगी थी और बहुत तेजी से हाँफते हुए सांस ले रही थी। मेरी वो हालत देखकर वो मेरे पास आते हैं और फिर पूछते हैं कि अरे पायल क्या हुआ। पर जैसे ही उन्होंने उस पतीले को नीचे गिरा हुआ देखा तो वो मुझसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ से छूट गया तो मैं दूसरा दूध ले आता हूं, तब तक तुम इसे साफ कर लो। अब जैसे उन्होंने ये बात बोली और मेरी नजर नीचे फर्श की तरफ गई तो मैंने देखा कि वास्तव में ही उस पतीले में से वहां पर दूध ही बिखरा हुआ था। कहने का मतलब 1 सेकंड के लिए मुझे उस पतीले में जो कुछ भी दिखाई दिया था उस वक्त वास्तव में वहां पर वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मैंने सच में ही उस दूध के पतीले को ही नीचे गिरा दिया था। अब जैसे ये चीज हुई तो मुझे मेरी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी कुछ देर पहले जिस पतीले के अंदर मुझे दूध की जगह खून दिखाई दिया था, आखिर वहां पर अचानक से फिर से दूध कैसे आ गया। अभी मैं मेरे मन ही मन ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम जाकर बाहर बैठो, ये सारी चीजों को मैं खुद ही समेट लेता हूं। क्योंकि उस वक्त मेरे हस्बैंड मेरे से उम्र में थोड़े 5 से 6 साल बड़े थे। इस वजह से उनको ये पता था कि मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है कि मैं सभी चीजों को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकूं। इसी वजह से जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो खुद से ही आगे आकर सारी चीजों को संभाल लेते थे और उनकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन फिर इसके बाद शाम को खाना खाकर जब हम लोग हमारे बेडरूम में थे और हमारे साथ बीच पिछली रात की तरह ही जब वो सब कुछ हो रहा था तो उस दौरान भी मैं बार बार उस खिड़की की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कहीं कोई हमें उस खिड़की से देख ना रहा हो। अब मेरी ये बात सुनकर आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब हम लोग ऐसा कुछ कर रहे थे तो उस वक्त खिड़की को बंद भी तो कर सकते थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि उस वक्त जिस कमरे में हम लोग रहते थे उसमें तंदूर जला हुआ था। यानी कि हिमाचल में जितने भी घर होते हैं या फिर क्वार्टर होते हैं उनमें ठंड से बचने के लिए तंदूर बना हुआ होता है जिसमें नीचे की तरफ आग जलाई जाती है ताकि कमरा गर्म रहे। तो ऐसे में उस वक्त हमारे उस कमरे के अंदर जो तंदूर था जिसको हम लोग खाना खाने के बाद आग जलाकर छोड़ देते थे ताकि पूरी रात कमरा गर्म रहे, तो उस तंदूर की जो धुआं थी उसको बाहर निकालने के लिए हमें मजबूरी में उस खिड़की को थोड़ा खुला रखना पड़ता था, क्योंकि खिड़की को पूरी तरीके से बंद करने पर तो धुआं कमरे के अंदर ही भर जाता। पर जब मैं बार बार उस खिड़की की तरफ देख रही थी तो इस बात को मेरे हस्बैंड ने भी नोटिस कर लिया था। इसी वजह से उन्होंने मेरा ध्यान दूसरी तरफ कर दिया और उसके बाद जब मैं उनके साथ पूरी तरीके से तल्लीनता में थी तो अचानक से ही एक पल के लिए मेरी नजर जब उस खिड़की की तरफ फिर से गई तो मुझे दिखाई दिया कि इस बार भी उस खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है। पर पिछली बार तो वो जो कोई भी था मुझे उसका चेहरा ठीक तरीके से साफ साफ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इस बार वो जो कोई भी खिड़की के बाहर खड़ा हुआ था उसका चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था। और वो जो कोई भी था वो और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जो मुझे उस शीशे में दिखाई दी थी। अब उसी औरत को अपनी खिड़की के बाहर देखकर और उतने ही डरावने चेहरे के साथ देखकर वो चीज करने के दौरान ही मेरे मुंह से एक बहुत भयंकर चीख निकल जाती है। अब एक पल के लिए मेरे को उस तरीके से चीखता हुआ देखकर तो मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है, इस वजह से मैं दर्द के मारे चीखी हूं। तो इसीलिए वो मुझे बार बार सॉरी बोलने लगते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं अब पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन जल्दी ही उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि मेरी वो चीख किसी दर्द की वजह से नहीं बल्कि किसी और ही वजह से निकली है। पर जब मेरी नजर लगातार एक तक उस खिड़की की तरफ टिकी हुई थी तो वो भी उस खिड़की की तरफ देखते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड उस खिड़की की तरफ देखने के लिए मुड़ते हैं तो वो औरत अचानक से ही वहां से गायब हो जाती है। अब उस औरत को एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे ये समझ में आ गया था कि जो कुछ भी मैंने देखा है वो मेरी आंखों का वहम नहीं बल्कि वास्तव में ही हकीकत है और ये औरत अब हमारा पीछा करने लग गई है। लेकिन वो कौन थी और उसको हमसे क्या चाहिए था ये उस वक्त तक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था और ना ही मेरी उससे ये पूछने की हिम्मत थी कि वो हमसे क्या चाहती है, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो इतना ज्यादा डरावना था कि कोई भी अगर उसके चेहरे को 1 सेकंड के लिए भी देख ले तो चाहे दिन का वक्त हो या फिर रात का, उसके मुंह से डर के मारे चीख ही निकलेगी। और अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान
रात के अंधेरे में अचानक से उसको देख ले तो फिर उसका तो वहां पर हार्ट अटैक आकर मरना तय है। हालांकि उस वक्त मैंने अपने हस्बैंड को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था और फिर कुछ देर तक वो सब कुछ करने के बाद मैं उनसे चिपक कर सो गई थी। लेकिन अब जब लगातार ही हम दोनों के बीच ये सब चीजें होने लगी तो इस चीज के चलते कुछ ही दिनों में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और इस बात का पता मुझे तब चला जब मेरी तबीयत लगातार खराब रहने लगी और उसकी वजह से जब मैं मेरे हस्बैंड के साथ पास के ही एक अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए गई थी तो उस दौरान हमें ये पता चला कि हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। अब एक तरफ तो इस चीज की हमारे मन में बहुत ज्यादा खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ ये बात पता चलते ही मुझे ये समझ में आ गया था कि अब मेरा वहां पर ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस रात से लेकर जब तक मुझे मेरे प्रेग्नेंट होने का पता चला था तब तक भी वो औरत मुझे बाकी की अलग अलग जगहों पर कई बार दिखाई दे चुकी थी। पर शायद कुछ ऐसा था जो मुझे अब तक सब चीजों से बचा रहा था, लेकिन आगे शायद मेरा बचना मुश्किल था, क्योंकि अब तक तो मैंने कलावती के दिए हुए वो लड्डू भी नहीं खाए थे, क्योंकि इन सब चीजों के दौरान मुझे कभी उसके दिए हुए लड्डू को खाने की याद ही नहीं आई। और ये चीज मुझे भी बहुत ज्यादा अचंभित करती थी। जब भी मुझे उसके दिए हुए लड्डू का वो टिफिन दिखाई देता था तो हर बार ऐसे टाइम पर दिखाई देता था जब मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया होता था। ऐसे में हर बार उस टिफिन को देखकर मैं सोचती थी कि थोड़ी देर बाद इसको खा लूंगी और फिर मैं उस बात को भूल जाती थी। ऐसे करते करते उन लड्डुओं को दिए हुए मुझे 1 से 1.5 महीने का टाइम हो गया था, लेकिन मैंने उन 1 से 1.5 महीनों में एक भी लड्डू उठाकर नहीं खाया था। पर आगे चलकर शायद मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि एक रात को जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मैं खाना बनाने वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थी, तो ऐसे में मेरे हस्बैंड खुद से ही किचन के अंदर खाना बना रहे थे और शायद खाना बनाते बनाते ही उनको कलावती का दिया हुआ वो लड्डू का टिफिन दिख गया। ऐसे में जब उन्होंने उस टिफिन को खोलकर देखा और उसमें उन्हें वो लड्डू दिखे तो उन्होंने उसमें से 2-4 लड्डू खा लिए थे। पर उन लड्डुओं को खाने के लगभग 2 दिन बाद ही उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें ऑफिस से भी छुट्टी लेना पड़ा था। पर तब तक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। इस वजह से जिस रात उनको बहुत तेज बुखार था उस रात मैं बार बार उनके लिए पानी ला रही थी और उनके सिर पर गिला कपड़ा करके डाल रही थी, क्योंकि बुखार की वजह से उनका जो सिर था वो इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि जैसे वो फटने ही वाला हो। पर इस दौरान जब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए एक गर्म सी चाय बनाकर ले आओ, तो ये बात उन्होंने रात के लगभग 1 से 1.5 बजे के आसपास बोली थी। इसी वजह से जैसे ही मैं किचन के अंदर जाकर ठीक उसी दिन की तरह जब एक पतीले में पानी और चाय पत्ती डालने के बाद फ्रीजर से वो दूध का पतीला निकालने के लिए जैसे ही फ्रिज को खोलती हूँ तो फ्रिज को खोलते ही अचानक से मुझे उसमें एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जिसका पूरा शरीर किसी बर्फ में दबी हुई लाश के जैसा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। उसके होठों पर एक बर्फनुमा सफेद रंग की फफूंद छड़ी हुई थी, पर चेहरा बिल्कुल वही था जो इतने दिनों से मुझे दिखाई दे रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से खून में सना हुआ और चेहरे पर कई तरह के घाव लिए हुए वो औरत उस फ्रिज के अंदर बैठे हुए थी। पर जिस वक्त मैंने फ्रिज को खोला था उस वक्त उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही मैंने फ्रिज खोला और मुझे वो दिखाई दी तो मुझे दिखाई देते ही उसकी आंखें एकदम से किसी बिजली की रफ्तार के साथ खुलती हैं। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो आंखों को खुलने के साथ ही उसके चेहरे पर एक बहुत तेज मुस्कुराहट आती है और वो चीज देखने के साथ ही मेरे मुंह से एक बहुत भयंकर चीख निकल जाती है और उस चीख के साथ ही मैं वहीं की वहीं बेहोश होकर गिर जाती हूँ। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मुझे दिखाई देता है कि मैं बेड के ऊपर लेटी हुई हूँ और मेरे बीमार हस्बैंड मेरे पास बैठे हुए हैं। उनको मेरे पास बैठा हुआ देखकर मैं उनसे कहती हूँ कि हम लोग कल सुबह ही इस क्वार्टर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि मेरे को यहाँ रहने दो, क्योंकि मुझे तो ड्यूटी करनी है और तुम वापस घर पर लौट जाओ। उनके ऐसा करने पर मैं उनसे कहती हूँ कि आपका भी इस क्वार्टर के अंदर रहना ठीक नहीं है। तो वो मुझसे कहते हैं कि मैं जल्द ही कोई दूसरा क्वार्टर ढूंढकर उसमें अपना सामान शिफ्ट कर लूंगा, पर क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है तो उसकी सेफ्टी के लिए तुम्हारा यहाँ से घर चले जाना ही ठीक रहेगा। उनके ऐसा कहने पर मैं अगले दिन ही वहां से वापस अपने ससुराल आ जाती हूँ। लेकिन ससुराल आने के बाद मेरा वहां पर भी मन नहीं लग रहा था,
इसी वजह से मैं दिन में कई बार अपने हस्बैंड को कॉल किया करती थी। पर एक रात मैंने उनके फोन पर कई बार कॉल किए, लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। तो लगभग रात के 1 बजे तक उनका फोन आने का इंतजार करके और एक लास्ट बार उनको फोन करके मैं सो गई थी, क्योंकि लास्ट बार भी उन्होंने मेरे फोन को रिसीव नहीं किया था। पर जब मैं सुबह उठी उससे पहले ही मेरे घर में मातम छाया हुआ था, और वो दिन मेरी लाइफ का पहला ऐसा दिन था जब मैं उतनी लेट उठी थी। बाकी अमूमन मैं चाहे ससुराल में रहूं या फिर कहीं और, मैं सुबह के 6 बजे के आसपास उठ जाया करती थी। लेकिन उस दिन सुबह के 9 से 10 बजे तक मेरी आंख नहीं खुली थी, और जब आंख खुली थी तो उस वक्त घर में सभी लोग बहुत जोर जोर से रो रहे थे। हालांकि मैंने सभी घर वालों से उनके रोने के पीछे की वजह पूछी, लेकिन कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था। बस जैसे ही मैं उनसे कुछ भी पूछ रही थी तो मेरे पूछने पर वो उल्टा और भी जोर जोर से रोने लग रहे थे। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसकी वजह से मेरे शरीर से जान ही निकल गई थी। यानी कि मैं बिल्कुल बेजान होकर वहीं की वहीं धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर गई थी, और वो जो कुछ भी मुझे सुनाई दिया था उसके पीछे की वजह उस 1 सेकंड में ही मुझे समझ में आ गई थी। दरअसल उस वक्त मुझे पता चला था कि मेरे हस्बैंड ने उसी क्वार्टर के अंदर खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। लेकिन मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि उनकी लाइफ में तो ऐसा कुछ करने की कोई भी वजह नहीं थी, बल्कि वो तो अपने आने वाले बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। पर उस वक्त मेरे दिमाग में भी वही सब कुछ आया था जो इस वक्त इस कहानी को यहां तक सुनने के बाद आप लोग समझ रहे हो कि मेरे हस्बैंड ने ये चीज खुद से की थी, या फिर उनके साथ उस क्वार्टर के अंदर और ही कुछ हुआ था और फिर उस चीज को एक सुसाइड का रूप दे दिया गया था। लेकिन ये चीज किस वजह से हुई थी, ये बात मुझे उनकी डेड बॉडी आने के बाद अच्छी तरीके से पता चल गई थी, क्योंकि जब उनकी डेड बॉडी आई थी तो उनका चेहरा भी ठीक वैसे ही कुचला हुआ था, जैसे कुचले हुए चेहरे वाली वो औरत मुझे बार बार दिखाई देती थी। पर बाद में हम लोगों को पता चला कि उस क्वार्टर के अंदर बहुत टाइम पहले मेरे हस्बैंड के डिपार्टमेंट में ही काम करने वाले एक शख्स ने अपनी वाइफ को किसी दूसरे शख्स से चक्कर होने की वजह से चेहरा जलाकर मार डाला था, और फिर उसको भी ठीक वैसे ही फांसी के फंदे पर लटका दिया था, जिससे कि किसी को यह पता ना चले कि उसको किसी ने मारा है या फिर उसने खुद से अपने आप को खत्म किया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ताज्जुब वाली बात थी वो ये थी कि जिस रात उस औरत की मौत हुई थी, उसी रात उसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक दूसरे शख्स की भी ठीक उसी तरीके से मौत हुई थी। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि वो जो दूसरा शख्स था जिसकी मौत हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि कलावती का ही हस्बैंड था। पर मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि कलावती का हस्बैंड तो जिंदा है, क्योंकि वो तो मेरे पति का दोस्त था। पर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कलावती के जिस हस्बैंड से हम लोग मिले थे वो उसका दूसरा पति था, यानी कि उसका देवर, जिसको अपने भाई की मौत के बाद उसके ही डिपार्टमेंट में नौकरी दे दी गई थी, और वो अपनी ही भाभी से दूसरी शादी करके वहां पर रहने लगा था। और शायद आप लोगों को अब ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कलावती और उसके पति के बीच उम्र का इतना ज्यादा गैप क्यों था। लेकिन कलावती के पहले पति और उस औरत की मौत के बीच क्या कनेक्शन था, यह आज तक भी किसी को समझ में नहीं आया है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने कल की हमारी स्टोरी पर सबसे पहले कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले अमृत मेहता है नेपाल से, साजिद रहमान है गुवाहाटी से, रितु थापा है मेरठ से, सुनील है ओडिशा से, हैदर अब्बास हैं कतर से, नेहा मलिक हैं सोनीपत से, रेणुका भुवन है मुंबई से, रहनुमा शेख हैं नई दिल्ली से, असलम ईदरसी हैं उत्तम नगर नई दिल्ली से, रंजीत बन्ना है दूदू जयपुर से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, भौमिका हैं फरीदाबाद से, जितनेंद्र मौर्य हैं बरेली से, मुस्कान हैं हिमाचल से, राजकुमार वाइबा हैं नेपाल से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, पवन हीना हैं हरियाणा से, टूटन दे हैं नागालैंड से, संतोष हैं कतर से, अख्तर हुसैन हैं बारामुल्ला कश्मीर से, जिग्नेश कुमार हैं गोपालगंज से, साकी हैं बांग्लादेश से, नेहा हैं ओडिशा से, ममता हैं अलीगढ़ से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, अरविंद गीता
राज, रिंकल, दीप, सोनल, स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, पूरण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, रेहान हैं नेपाल से, वजीद तब्बसुम हैं पटियाला हाउस लाहौर पाकिस्तान से, श्याम हैं मणिपुर से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, जीएम शेख हियम अहमदाबाद गुजरात से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, बालांगीर हैं ओडिशा से, फैजान हैदर हैं लाहौर पाकिस्तान से, नंदन कुमार हैं जमुई बिहार से, शिखा दानी हैं छत्तीसगढ़ से, सूरज पंडित हैं आगरा से, रिंकू भाटिया हैं अमृतसर पंजाब से, कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से, पूनम हैं जमशेदपुर झारखंड से, अनीश अहमद हैं दिल्ली से, राजा हैं फरीदाबाद हरियाणा से, राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर से, राज तागड़े हैं छिंदवाड़ा से, सिपाह बरार हैं भटिंडा पंजाब से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, रोहित जाटव हैं सीतामंडी से, सनी वर्मा हैं यूपी से, हैदर अब्बास हैं कतर से, और सबसे लास्ट में साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने कल वाली स्टोरी पर कमेंट करके ये बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।